खबरों को अब देखेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली खबर भी कुछ लोगों के लिए ये है, क्योंकि ग्वालियर में पहली बार दो कट्टर सियासी दुश्मन माने जा रहे लोग एक साथ प्रचार के लिए सामने आए। जयभान सिंह पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार किया है। पवैया ने तोमर के लिए वोट भी मांगे। आपको बता दें कि 3 बार, एक बार नहीं बल्कि 3 बार दोनों एक दूसरे के सामने मैदान में खड़े रह चुके हैं, पवैया और प्रद्युम्न सिंह तोमर। तोमर के पक्ष में प्रचार करने को लेकर जब पवैया से बातचीत की गई और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनवाते हैं। पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल जी के जयंती जन्म उत्सव पर महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर वार्ड तक का कार्यकर्ता देश भर में निकल रहा है। आज ग्वालियर 15 विधानसभा में मैं ऊर्जा मंत्री जी और हम दोनों निकल रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी। माननीय मोदी जी की अभूतपूर्व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की ऐसी योजनाएं जो अल्पकाल में ही गरीबों के चेहरे पर खुशियां लाने वाली योजनाएं हैं। हमारा धर्म है कि हम जन जन तक पहुंचाएं। आज उसी अभियान की शुरुआत एक बड़े स्वरूप में हमने। इधर चुनाव आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी होने वाले उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को होगी। मंगलवार को विशेष बैठक है जिसमें किन राज्यों में उपचुनाव कराए जाने हैं और कहां नहीं, इस पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि कुछ जगह उपचुनावों को स्थगित करने के लिए बात कही जा रही है। मंगलवार की बैठक में सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। मिस्टर 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक। क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सीईओ और सीएस एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, एक उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग कर दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस। ठीक। इधर मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश के किसानों से माफी मांगने की मांग कर डाली। माफी नहीं मांगने पर दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराने की धमकी तक दी गई। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने की बात कही थी और वो भी 10 दिन के भीतर कही थी, लेकिन प्रदेश के किसी भी किसान का कर्जा 2 लाख छोड़िए 1 लाख रुपया भी माफ नहीं किया गया और इसीलिए दोनों नेता किसानों से माफी मांगे, वरना वो किसानों से उन दोनों के खिलाफ एफआईआर करने की बात बोलेंगे। मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से यह मांग करता हूं कि सबसे पहले राहुल गांधी माफी मांगे, हाथ जोड़ के सभी किसानों से, कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया, मैंने जो कहा वो नहीं किया और इसलिए मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद कमलनाथ जी माफी मांगे कि हां मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफॉल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया, मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने धोखा दिया है, माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा। इधर उपचुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश के 5,77,000 किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। 5,77,000 किसानों के खाते में पहली किश्त जानी शुरू हो गई। प्रदेश के किसानों को अब केंद्र के साथ ही राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य से 4,000 रुपए की सालाना मदद किसानों को अब मिल पाएगी।
आज जो हमने क्लिक किया है 5,70,000 किसानों के खाते में भी राशि जाना प्रारंभ हुई है और बाद में ये लगातार जाती रहेगी। सभी किसान भाइयों को बधाई और सभी बेटा बेटियों को बधाई। और वहीं ग्वालियर को 3 बड़ी सौगातें मिली हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा 16 करोड़ की लागत से बने मलखड़ा ओवरब्रिज का लोकार्पण कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग स्टेडियम का भूमि पूजन हुआ। केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा इस कार्यक्रम में कई सारे लोग मौजूद थे। यह जो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है, यह मध्य प्रदेश की अपनी इकलौती रचना है। इससे बड़ा, इससे अच्छा, इससे सर्व सुविधा युक्त कोई भी सभागार अभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसके लिए मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बीजेपी मुख्यालय में चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में पार्टी महा जनसंपर्क अभियान चला रही है और सभी सीटें पार्टी ही जीतेगी। आज के इस कार्यक्रम में एक गलवापूर्ण अनुशासन और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बता रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं। बड़े सर से धर्म नहीं भाई, बल्कि जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजों को लैपटॉप बांटने जा रहा हूँ। कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी हम तो पहले सर धर्म नहीं भाई वाले हैं। आपने बंद किया, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा से समर्पित करता हूँ। इस संकल्प के साथ उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे। इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर सिंधिया ने भी माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके दिखाए रास्ते पर आज देश चल रहा है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था, रास्ता दिखाया था, आज उसी रास्ते पर चलने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर एक भावना के साथ संकलित होकर आगे चलने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर शहर को झटका देने वाली खबर है। शहर की 150 साल पुरानी विरासत इससे छिन गई। जबलपुर टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर को केंद्र सरकार गाजियाबाद शिफ्ट करने जा रही है। दूरसंचार विभाग के पत्र से खुलासा हुआ है। जबलपुर टीटीसी देश भर का इकलौता हेडक्वार्टर था, अब यह सिर्फ आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र बनकर रह जाएगा। इस सेंटर के यहां से जाने के बाद शहर को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 150 साल पुरानी ये संस्था, जिसमें टेलीकॉम कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर जबलपुर में हो रही थी, और गाजियाबाद जो है अभी हाल ही में बना हुआ सेंटर है। लेकिन राजनीति ऐसी हुई है कि जबलपुर का टीटीसी को एक उसका कद छोटा कर दिया, हेडक्वार्टर के बदले में उसको केवल एक आंचलिक रीजनल सेंटर बना दिया है, और गाजियाबाद को सेंटर को उन्होंने एक उच्च स्तरीय सेंटर बनाकर उन्होंने वहां पर। इधर टीटीसी की शिफ्टिंग पर सियासी हलचल भी देखने को मिले। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा कि शहर से गायब उसकी पुरानी पहचान हो गई है। अभागा शहर धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। इधर केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ बुलाए गए किसान संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर दिखने को मिला। इंदौर में कांग्रेस ने बिल के विरोध में राज्यपाल के नाम कमिश्नर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस 1 से 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में बिल के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। तो रीवा में किसानों ने बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरकर बाजारों को बंद कराया और बंद को सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला। हरदा में किसान नेताओं ने बिल के विरोध में चक्का जाम किया, जिससे NH 59A पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखी।
वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बीच अस्पताल में प्रबंधन की शर्मनाक हरकत सामने आई। जांजगीर में 2 साल के बच्ची की सांप के काटने की वजह से मौत हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए थे। बच्ची ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन ने शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद परिजन पॉलीथीन में लपेटकर बाइक से बच्ची को ले गए। इतना ही नहीं, प्राइवेट वाहन भी उपलब्ध नहीं हो पाया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि बिल के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस मौके पर मौजूद थे और किसान बिल का विरोध उन्होंने भी किया। सिंहदेव ने कहा कि एमएसपी नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान होगा। और जब दाम पक्के नहीं होते, हम लोगों ने अनेकों बार देखा है कि ये कंपनियां पीछे हट जाती हैं सामान लेने में जब भाव गिर जाते हैं। छत्तीसगढ़ का हमारा अनुभव है, किलोमीटर पे लोगों ने टमाटर बिछा दिए, क्योंकि फसल को, टमाटर को तोड़ने के लिए जो खर्चा लग रहा था वो दाम से कम हो गया था और जिन लोगों ने अनुबंध किया था वो गायब हो गए थे, नदारद हो गए थे। ये देश के किसानों का भविष्य इन 3 काले कानूनों के माध्यम से करने की स्थिति बनाई जा रही है। प्रजातांत्रिक फासिस्टवाद हो सकता है, ये आज हम देख रहे हैं भारत में। और संघीय ढांचे की बुनियादी लिखित बातों के आगे जाकर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके कानूनों को बदल के नए कानून बना रही है और ये कारण है कि इसका भरपूर। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।